अब थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद एज वी ऑल नो NEP टॉक्स अबाउट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। हर इवन सेमेस्टर के बाद मतलब बाय द एंड ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, स्टूडेंट कैन एग्जिट, दे कैन ऑल्सो एंटर, सो विच वी कॉल एज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अगर स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करना है with a diploma, then in that case student should have the skill so that he or she becomes employable once he or she is outside the system. So that's why we feel that instead of sitting and learning skill enhancement courses in the classroom or the institutional setup, they can go for internship or apprenticeship or community outreach. कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि ये social work oriented है, उनके लिए community outreach किसी NGO के संग काम करना उनके लिए बहुत important रहेगा, इसलिए इस तरह के options दिए हुए हैं। फोर्थ ईयर में स्टूडेंट जो है वो डिजिटेशन लिख भी सकता है या एकेडमिक प्रोजेक्ट, जैसे हमने कहा कि प्रोजेक्ट में ग्राउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियल सेमेस्टर्स में, अगर वो उसमें उनकी पकड़ है एंड ही और शी विशेस टू डू दैट, तो डिजिटेशन लिखने की जगह एकेडमिक प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डूब सकते हैं उसमें एंड देन अकॉर्डिंगली गेट द क्रेडिट्स। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ट्रैक इन द फोर्थ ईयर इज एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स से फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स का स्टूडेंट है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, वो आगे एकेडमिक प्रोग्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट या PhD में नहीं जाना चाहता, अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये नीड्स के लिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए रखा है। समागम और प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन भी होगी जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय का भी एक स्टॉल होगा। तो 3 साल की जो जर्नी है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में रूल्स रेगुलेशंस बने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसमें एक लीड ली और हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज उसमें आने लगी हैं। अभी जब प्रोफेसर रत्नावली ने बहुत अच्छा बताया कि कोई मेजर फिजिक्स में कर रहा है और माइनर संस्कृत में करे, मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर आए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, उनके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट थी और संस्कृत में लिखी हुई। उन्होंने कहा इसमें कोई न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के जो लोग हैं वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो संस्कृत में है और संस्कृत भी पुराने टाइप की संस्कृत है। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ संस्कृत के लोगों को मिलाते हैं। संस्कृत के लोगों और उनकी कुछ मीटिंग्स कराई और एक ग्रुप बनाया, उसको कुछ फंड भी किया कि इसको समझो इसमें लिखा क्या है, शायद कोई काम की बात हो, शायद बिल्कुल भी काम की बात ना हो। अभी क्या हो रहा है, संस्कृत वाले और फिजिक्स वालों की वोकैबुलरी भी बिल्कुल अलग है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्ट फेज होता है। पर अगर एजुकेशन में हम इसको इनकलकेट करें कि किसी ने फिजिक्स में मेजर किया और माइनर संस्कृत में कर लिया, तो उसको संस्कृत भी आती है थोड़ी थोड़ी और फिजिक्स भी आती है उसको, तो वैसे लोग बहुत सारे उपयोगी हो सकते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात प्रोफेसर रत्नावली ने करी, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी भी हमारे पास आया और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात है कि NEP के फॉर्मेट और रेगुलेशंस, उस पर तो काफ़ी काम हो गया 3 साल के अंदर, और अभी सेकेंड ईयर के एडमिशन भी उसके बेसिस पे हो जाएंगे। वो हमारा लेवल 1 अचीवमेंट है। लेवल 2 पे हमें बहुत आगे करना है, क्योंकि उससे NEP और हमसे अपेक्षाएं रखती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रखती है। अभी जैसे कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट स्कीम हमने खोली, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट टीम जो अपस्किलिंग की बात की है कि कोई भी सिटीजन अगर पढ़ना चाहता है यूनिवर्सिटी में, 1 कोर्स 2 कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही खोली है स्कीम और अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स का रिस्पांस है हमारे पास में कि हम लोग कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। एग्जैक्ट नंबर हम आपसे शेयर करेंगे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो करीब रजिस्ट्रेशन 40-50 लोगों ने कर लिया है इस पर अलग अलग कोर्सेज में। तो ये एक नई परंपरा भारत में शुरू होगी। यूरोप में, US में तो ये चलती है पहले से ही, पर हमारे यहाँ नहीं थी। यूनिवर्सिटीज बहुत क्लोज थी, वो केवल स्टूडेंट्स के लिए खुलती थी जो +2 या ग्रेजुएशन के बाद है। लेकिन अब किसी भी एज के लोग अगर करना चाहते हैं 1-2 कोर्सेज, उनकी ज़िंदगी में जो चेंज लाएंगे, नई चीज़ें आती हैं बहुत सारी, वो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो चैलेंजेस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी पूरे हो रहे हैं और मैं मानता हूँ कि अगले 3-4 वर्ष के अंदर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे एक बात NEP कहती है कि सभी इंस्टीट्यूशन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि धीरे धीरे ही करना चाहिए और धीरे धीरे ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि
क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वही अगर आपका एग्जाम भी लेता है, इवेल्युएशन करता है, तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि हम कहते हैं कि रोट लर्निंग खत्म कर दो। खत्म कैसे करेंगे? पेपर कोई बना रहा है, पढ़ा कोई रहा है, कॉपी कोई और चेक कर रहा है, इस व्यवस्था में तो आदमी याद करेगा ही ना चीज़ों को। तो एक कंसेप्चुअल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कहा गया है उसका वो तभी होगा जबकि ये जिसको हम बोलते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा बोल लीजिए आप, जो भी, ताकि टीचर और जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप हो, प्रॉक्सिमिटी हो, इवेल्युएशन सिस्टम उसका हो। ये धीरे धीरे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल हो रहे हैं तो भारत की सरकार भी इसको सेलिब्रेट कर रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। उसके लिए आप सबको और हम सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जी देखो, डिग्री करना है तो एडमिशन लेना पड़ेगा, पूरा कोर्स करना पड़ेगा, वो उसकी बात नहीं की मैंने कहा कोई +2 किया है आपने, जैसे कहा 50 या 60 इयर्स का है और वो कुछ सीखना चाहता है, सपोज लॉ ही सीखना चाहता है या जर्नलिस्ट है, कोई कोर्स करना चाहता है, तो हम उसको अलाउ करेंगे। अगर वो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स ले रहे हैं, जैसे कि एनिमेशन का कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो फिर +2 की रिक्वायरमेंट लगेगी। +2 के जो मार्क्स उस समय के होंगे उसकी मेरिट बनाएंगे जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उसके लिए, और फिर अगर सेम मार्क्स हैं तो एज को प्रेफरेंस देंगे, हायर द एज उसको हम चांस देंगे। तो ऐसे कोर्स वाइज, लेकिन एक आदमी सिर्फ 2 कोर्सेज में रजिस्टर कर सकता है मैक्सिमम। और दूसरा ये कि उससे डिग्री नहीं बना सकते आप, वो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी का कि आपने इस पे ट्रेनिंग ली, पढ़ाई करी, और वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपके ऐड हो, सर्टिफिकेट कोर्स है, ऐसा कह सकते हो सर। कैसे? तो इसी को लेके मेरा सवाल है कि ये जो क्लासेस आप होंगी, क्लास के लिए आपको रेगुलर, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, रेगुलर जिस समय शेड्यूल होगी क्लास वो वाली, तब आपको वहाँ आना है। वीक में अगर आपने एक कोर्स रजिस्टर किया है तो वीक में 4 बार आना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए। तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ना है, उन्हीं लेबोरेटरीज में काम करना है, अलग से कुछ नहीं होगा। मतलब वो तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली बात आ गई, वो तो हमारा अलग से सिस्टम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। काम करें SOL से करें, फिर और जगह से करें, लेकिन ये तो हम एक आपको सभी को एक बेसिकली फील ऑफ द क्लासरूम एंड लेबोरेटरीज देंगे, और ये बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होगा। आपको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट आना है। हम चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस जो है उसको क्लासरूम में जब आएगा तो और स्टूडेंट्स को भी तो फायदा होगा ना। अब एक मान लिया जर्नलिज्म का कुछ कोर्स करने आता है तो उसके बाद अपना अनुभव भी तो आ रहा है क्लास में, और वो भी नया सीखेगा, उससे भी तो लोग सीखेंगे। तो एक ये ना क्लासरूम के माहौल को एनर्जाइज करेगा। हमने करीब करीब 5 सीट्स हमने रिजर्व किए हैं या 10%। हाँ, तो हाँ, हर सेक्शन पे कि 5%, 10% और 6 सीट्स whichever is less, ऐसा करके किया है। तो वैसे देखा जाए कॉलेजेस इतने हैं, खूब सारी सीट्स हैं, कई हजार सीट्स क्रिएट हो जाएंगी, तो कोर्स वाइज हम भी उतने ही उनके लिए अपने हैं। और किसी भी स्टूडेंट की कोई डिफिकल्टी हुई और उसको लग रहा है परेशानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। उनके लिए यदि डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, कहीं कोई समस्या आएगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कैसी भी कोई डिफिकल्टी होगी उसके लिए वो एक्सेप्शन मणिपुर के लिए हम करेंगे ही। कोई भी इसका एक्सेप्शन, जैसे अभी क्या हुआ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन में का जो ITEL प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें मणिपुर और उस तरफ थोड़ी सी दिक्कत थी कि उन बच्चों का हमने एक्सेप्शन किया है, उसको लेके जाएंगे वहाँ के लिए। तो इसलिए किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक्सेप्शन करना पड़ा किसी भी रूल पे, मणिपुर के लिए करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत परेशानी चल रही है। जल्दी आर विद अस इन इंडिया and in technical education 90% students are studying in private institutions, only 10% are in government institutions. But in art, science, commerce, right now good number of students are in government institutions. So don't worry, it has nothing to do with privatization. Privatization is a different mode of starting new institutions. But you will be happy to know कि अभी पिछले देखो in the last few years, Government of India has started good number of universities and institutions, government institutions. When COVID came, everyone felt that we should have more hospitals, doctors. Now government has decided to start medical college and nursing college in every district of our country. So we are taking all necessary steps in that direction. So
don't worry about privatization, or it has nothing to do with that. Regarding the accessible education, yes, accessibility and accessible education is the key here, because in India, we cannot work in other direction. Education should be accessible to everyone. In Delhi University also, we have implemented many schemes, and I can assure you that those who want to study and they don't have means to pay, university is ready to waive off everything for such students. They should not worry about it at all. We have many fee waiver schemes. We have, without nothing to do with the fee, but someone cannot afford. Then society or university should support that student. That will be a very, very black day for all of us. That someone has admission in University of Delhi, but he or she is not able to study due to the financial constraints. We are here to help address all such issues. Don't worry. And NEP key word is accessible, equitable education.